नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए मैथमेटिक्स के लघु उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न आपको परीक्षा में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे ताकि हमें फुल मार्क्स मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 570 एवं 1425 का महत्तम समापवर्तक निकालें। क्या करना है? 570 और 1425 का महत्तम समापवर्तक निकालना है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसका विभाजन एल्गोरिथम निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका भाग विधि से एल्गोरिथम निकाल लीजिए, महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? 570 से भाग दीजिए 1425 को, तो 2 बार में कट जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 1140 हो जाएगा ना, और ये घटेगा तो आएगा आपके पास 285। ठीक है, फिर 570 को भाग दीजिए कितना बार में? 2 बार में, ये हो जाएगा आपका 570 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला को लिखते हैं हम लोग। ये तो हम लोग रफ में भाग करके चेक कर लिए, इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। चूंकि 1425 बड़ा है 570 से, ठीक है, तो इसलिए 1425 और 570 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1425 बराबर, यहां से 1425 बराबर 570 गुने 2 प्लस 285। क्या लिखेंगे? 570 गुने 2 प्लस 285। ये जो प्लस वाला है ये आपका शेषफल होता है। ठीक है, तो क्या शेषफल आपका 0 के बराबर है? नहीं है। लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 285 बराबर नहीं है 0 का, तो पुनः अब किसमें 285 और 570। ठीक है, पुनः 570 और 285 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तो क्या हो जाएगा? ये 570 बराबर, इसलिए 570 बराबर 285 गुने 2 प्लस 0। ठीक है, तो चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए महत्तम समापवर्तक किसका? तो 570 1425 बराबर कितना आ जाएगा इसका? तो ये बराबर में आ जाएगा आपका ये वाला जो भाजक था 285। कितना आ जाएगा आपके पास? 285। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका, सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये 2 नंबर में आया। चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे? माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया इसको हम? परिमेय संख्या
मान लिए। ठीक है, क्यों मान लिए? क्योंकि परिमेय संख्या को सिद्ध करने का नियम है मेरे पास, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने का नियम नहीं है, इसलिए हम परिमेय मान लेते हैं। और 6 प्लस रूट 2, इसमें से हम क्या घटा लेते हैं? -6 भी एक परिमेय संख्या होगा, भी एक परिमेय संख्या होगा। अच्छा, 6 ही क्यों घटाए हम? क्योंकि हम बस रूट 2 को बचाना चाहते हैं। तो 6 इधर प्लस में है तो -6 कर दे तो कट के 0 हो जाएगा। हम रूट 2 को बचाना चाहते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? ब्रैकेट में क्यों परिमेय है? तो चूंकि दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है। क्या होता है? दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय होता है। ठीक है, तो और में क्या आ जाएगा? 6 से 6 खत्म हो गया, ये 6 से ये 6 खत्म हो गया, तो रूट 2 एक परिमेय संख्या है। रूट 2 एक परिमेय संख्या है, यही हमको बचाना था। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। चूंकि हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए, ठीक है, इसलिए हमारा माना गया तथ्य जो है वो गलत है। हमारा माना गया तथ्य क्या है? गलत है। और हम क्या माने थे? हम माने थे कि 6 प्लस रूट 2 क्या एक परिमेय संख्या है। और जो मान लिए कि ये परिमेय संख्या गलत है, तो हम क्या लिख लेंगे कि तो 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास सीधा। क्लियर है? आता नेक्स्ट, पी एक्स एक्स क्यू प्लस 1 में जी एक्स को x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? तो इसको हम दो तरह से भाग दे सकते हैं। कैसे? देखिए, पेन बदल लिया जाए। भाग देना किसको? एक्स क्यू प्लस 1 को किससे? x प्लस 1 से। ऊपर वाला जो है उसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस 1 का होल क्यू बटा में x प्लस 1। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a प्लस बी गुने ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का ए बी। क्या होता है? माइनस का ए बी, तो माइनस का एक्स प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, अब बटा में आ जाएगा आपके पास x प्लस 1। क्या आ जाएगा? x प्लस 1। x प्लस 1 से x प्लस 1 आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि x प्लस ए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात करें। ठीक है, ठीक है, चलो देखिए कैसे लिखते हैं इसको। 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 बराबर p ऑफ x माना। क्या मान लिए? p ऑफ x मान लिया। तो ये x प्लस एक क्या है? मेरे पास गुणनखंड है। ठीक है, चूंकि x प्लस a p ऑफ x का गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। तो x प्लस a को
हम 0 से बराबर कर लेंगे और x बराबर कितना आ गया आपके पास माइनस a आ गया। इसको हमको करना है रफ में, ठीक है। x बराबर कितना आ गया माइनस a। तो जब ये गुणनखंड है तो इसलिए p ऑफ माइनस a कितना होना चाहिए 0। x का वैल्यू कितना आ गया माइनस a। तो ये x का वैल्यू जो है अगर हम p ऑफ x में रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 0। x कितना है a है तो p ऑफ माइनस a का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए 0। यानी कि p ऑफ x में जहां जहां x है वहां वहां माइनस a रखेंगे और किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो रखेंगे 2x स्क्वायर यानी 2 गुने माइनस a के होल स्क्वायर प्लस 2 गुने a गुने माइनस a प्लस 5 गुने माइनस a प्लस 10 बराबर 0। तो 2 और माइनस a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस और माइनस, ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस, माइनस का 2a स्क्वायर यहाँ प्लस और ये माइनस मिलके माइनस, माइनस का 5a प्लस 10 बराबर 0। 2a स्क्वायर से ये 2a स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बचेगा मेरे पास क्या माइनस 5a प्लस 10 बराबर 0। 5 एक उधर भेजेंगे तो 5a बराबर हो जाएगा 10 और a बराबर हो जाएगा आपके पास 10 बटा में 5 यानी कि 2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 आपका आंसर होगा। यदि f बहुपद f ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्य p और q है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो लिखेंगे बहुपद f ऑफ x को द्विघात बहुपद के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, क्या कर लिए हम कि जो ये fx था 2x स्क्वायर 7x प्लस 3, इसको जो द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड रूप है, इससे हम क्या किए इसको तुलना किए। तो तुलना करेंगे तो a का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2, b का वैल्यू आ जाएगा कितना -7 और c का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना जो है वो आपके पास है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको a मान लें इसको b मान लें तो a स्क्वायर प्लस b इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि आपको मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो और मूल क्या है मेरे पास p और q है, तो अल्फा बीटा ना मान के हम क्या मानेंगे इसको p और q। तो p प्लस q बराबर कितना हो जाएगा माइनस b बाई a और है कितना ये माइनस का -7 बटा में 2 यानी क्या हो गया 7 बटा में 2। ठीक है, और PQ बराबर क्या हो जाएगा C बटा में A, C कितना है 3 बटा में 2, तो ये आ गया आपके पास कितना 3 बटा में 2। प्रश्न से क्या लिखेंगे हम लोग P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर P प्लस Q के होल स्क्वायर माइनस 2PQ। अच्छा P प्लस Q है मेरे पास कितना, तो P प्लस Q हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये आपके पास 7 बटा में 2, तो यहाँ रखेंगे हम कितना 7 बटा में 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने और PQ का मान निकाल चुके हैं 3 बटा में 2, तो ये हो गया 3 बटा में 2। तो ये जगह पर 49 बटा में 4, 2 से 2 खत्म हो जाएगा माइनस का 3। अगर हम 4 लघुत्तम लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 49 माइनस का 12, 9 में से 2 घटा 7, 4 में से 1 घटा 3, यानी 37 बटा में 4 जो है वो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का आंसर होगा। क्लियर है।
नेक्स्ट, समीकरण निकाय x प्लस वाई बराबर 7 एवं 5y प्लस 12x बराबर 7 को वज्र गुणनखंड विधि से हल करें। देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो x प्लस वाई बराबर 7 है इसको मान लेंगे समीकरण 1 और 5x प्लस 12y बराबर 7 इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को इनके मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। अच्छा एक सेकेंड जरा से यहाँ देखिएगा, ये बराबर में 0 नहीं है, बराबर में क्या है मेरे पास, नंबर है। तो इसका जो मानक रूप है उसको भी अगर हम लोग करें तो बराबर में क्या कर दें, 0 हटा दें और c1 c2 जो है उसको हम लोग बराबर में भेज दें, तो a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने पर। यानी समीकरण 1 जो मेरे पास है x प्लस वाई बराबर 7, उसको तुलना करेंगे a1x प्लस b1y बराबर c1 से, और दूसरा समीकरण जो है 5x प्लस 12y बराबर 7, इसको तुलना करेंगे a2x प्लस b2y बराबर c2 से। अगर तुलना करेंगे हम तो a1 मेरे पास कितना आ जाएगा, a1 आ जाएगा 1, b1 आ जाएगा 1 और c1 आ जाएगा 7, a2 मेरे पास आ जाएगा 5, b2 आ जाएगा 12 और c2 जो है वो आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा, फॉर्मूला अगर हम लोग इसका लिखे तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वज्र गुणनखंड वाले का, तो x बटा में बराबर y बटा में बराबर 1 बटा में। ठीक है, तो याद में आप ऐसे याद कर सकते हैं फॉर्मूला के लिए। देखिए यहाँ पे तो b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 और b2, फॉर्मूला हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, फिर हो जाएगा c1 a2, y के नीचे लिखेंगे c1 a2 माइनस c2 a1 और इसको लिखेंगे a1 b2 माइनस a2 b1, तो ये जो है आपके पास। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे एक देखिएगा, जब ये बराबर में चला जाता है, ठीक है, समीकरण का जो बराबर में 0 नहीं रहता, कोई नंबर रहता है, ठीक है, तो 1 नहीं होकर क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, अब देखिए तो क्या है यहाँ पे, और x बटा में, ठीक है, क्या है b1 c2, b1 को c2 से गुना करेंगे हम, तो b1 है मेरे पास 1 और c2 है 7, b1 है 1 और c2 है 7, माइनस b2 c1, b2 मेरे पास कितना है 12 और c1 है 7, तो 12 गुना में 7 बराबर y बटा में c1 a2, c1 है मेरे पास 7, a2 है 5, a2 कितना है मेरे पास 5, ठीक है, माइनस c2 a1, c2 है 7 और a1 है 1 बराबर माइनस 1 बटा में a1 b2, a1 है 1 और b2 है 12 माइनस a2 b1, a2 है 5 और b1 है 1। ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया। एक से मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूं इसको। चलिए अब देखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, यही पहले सॉल्व करता हूं।
x बटा में, यहाँ जाते हैं, x बटा में 7 गुने 1 7 माइनस 12 सते 84 बराबर y बटा में 7 पचे 35 माइनस 7 बराबर माइनस 1 बटा में माइनस 1 बटा में 12 गुने 12 माइनस 5 गुने 5। तो ये क्या बच गया, x बटा में 84 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा 77 बराबर y बटा में ये कितना बचेगा 28 और ये बचेगा माइनस 1 बटा में 7। कितना बचेगा माइनस 1 बटा में 7। तो अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम किसको, पहले इन दोनों सॉल्व करेंगे। तो जब x बटा में 77 बराबर माइनस 1 बटा में 7, ठीक है, और x को यहीं छोड़ देंगे तो ये चला जाएगा 77 गुने माइनस 1 बटा में 7 और 7 से 77 कट जाएगा 11 बार में, तो यहाँ पे आएगा कितना माइनस 11। फिर हो जाएगा जब y बटा में 28 बराबर माइनस 1 बटा में 7, तो यहाँ से y निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा माइनस 1 गुने 28 बटा में 7, ठीक है था, और 7 से कट जाएगा 28 कितनी बार में 4 बार में, तो यह गया माइनस 4। यानी कहने का मतलब है इसलिए x बराबर माइनस 11 और y बराबर माइनस 4, यही जो है आपका वो आंसर है। x बराबर, एक सेकेंड जरा से यहाँ देखिएगा, ये जो है वहाँ पे माइनस 77 आएगा, ठीक है, माइनस 77 और ये माइनस में कट जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा केवल 11 और y जो है वो आपके पास कितना है माइनस 4। ये ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, p के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का द्वितीय हल होगा। तो कुछ नहीं करना है, फिर उसी तरह इस वाले समीकरण को समीकरण 1 मान लेंगे, इस वाले समीकरण को समीकरण 2 मान लेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को इनके मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, यानी समीकरण 1 जो है उसको हम तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 से, और समीकरण 2 जो उसको तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। अगर हम तुलना कर लेते हैं तो तुलना करने पर मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, a1 बराबर 2 b1 बराबर 2 और c1 बराबर 2 और a2 बराबर 4 b2 बराबर p और c2 बराबर 8। कितना आएगा, आएगा। प्रश्न से बोला है कि समीकरण के अद्वितीय हल है। क्या बोला है, चूंकि समीकरण के अद्वितीय हल है, क्या है, अद्वितीय हल है। तो जब समीकरण के अद्वितीय हल है तो कंडीशन क्या होता है, a1 बटा में a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा में b2 का। क्या होना चाहिए, a1 बाई a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बाई b2 का। a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, बराबर नहीं होना चाहिए b1 बाई b2 का। b1 है 2 और b2 है p, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p बराबर नहीं होगा 8 का, और p जो है बराबर नहीं आना चाहिए 8/2 यानी कि 4 का। तो और p जो है वो बराबर नहीं आना चाहिए किसके, 4 के, ठीक है, p जो है वो बराबर नहीं आना चाहिए किसके, 4 के।
तो p का जो है वो 4 के अलावे कोई भी मान होगा जिससे वो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो इसलिए 4 के अलावे p का कोई भी मान संभव है। 4 के अलावे p का कोई भी मान संभव है। ठीक है, नेक्स्ट, a की उम्र b की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र की 9 गुनी थी। इन कथनों को समीकरण में लिखें। ठीक है, मान लेते हम क्या मानेंगे, माना कि a की उम्र, माना कि a की उम्र बराबर x वर्ष और b की उम्र बराबर क्या हो जाएगा y वर्ष। ठीक है, तो केस वन मेरे पास क्या है, a की उम्र b की उम्र की 4 गुनी है। तो a का उम्र यहाँ है x और b का उम्र यहाँ है y। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a का उम्र जो है यानी ये जो है इसका जो है b यानी कि y का कितना है 4 गुना है, x जो है y का कितना है 4 गुना है। तो यानी क्या होता है, हम y में 4 से गुना करेंगे तब तो इसके बराबर होगा। क्लियर है तक? तो x बराबर कितना आ गया 4y, y को इधर भेज देंगे हम, तो x माइनस 4y बराबर 0। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए केस 2 में। केस 2 में दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र की 9 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले a की उम्र कितना हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष और b की उम्र कितना हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। तो प्रश्न से क्या बोला जा रहा है, प्रश्न से बोला जा रहा है, पहले दोनों का उम्र लिख लेते हैं, x माइनस 5 और यहाँ पे y माइनस 5। बोला कि a की उम्र b की उम्र की 9 गुनी है। a का उम्र जो है b की उम्र का 9 गुना है, तो b में तुम 9 से गुना कर लो और 9 से गुना करने के बाद ये इसके बराबर हो जाएगा। 9 से गुना करने के बाद वो a की उम्र की बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं अब समीकरण बनाते हैं। तो x माइनस 5 बराबर 9y माइनस 45। तो x माइनस 9y बराबर माइनस 45 प्लस 5 और आ जाएगा x माइनस 9y बराबर का माइनस 40। ये हो गया समीकरण 2। तो यही दो समीकरण जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। एक हो जाएगा x माइनस 4y बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 9y बराबर माइनस 40। ये आपका दूसरा समीकरण है और ये दो जो समीकरण जो है वही आपके आंसर है। ठीक है, तो सीख रहे हैं आप लोग कैसे लिखना है। नेक्स्ट, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण इतना इतना के मूल ज्ञात करें। तो दिए गए समीकरण क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण को द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, हम तुलना कर दें इस समीकरण का किस से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर, b आ जाएगा 7 के बराबर और c आ जाएगा 10 के बराबर। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालते हैं द्विघात समीकरण सूत्र में, d और d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है मेरे पास 7,
7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 10 यानी कि 49 माइनस 40, यह कितना मेरे पास 9। ठीक है 9। चूंकि d जो है वो बड़ा है 0 से, इसलिए समीकरण के असमान, ठीक है, असमान और वास्तविक हल है, और समान और वास्तविक हल है। तो और हम निकाल सकते हैं यहाँ से x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो यहाँ से निकालेंगे हम, और x बराबर माइनस बी, तो माइनस 7 प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो रूट अंडर डी का मतलब क्या हो गया 9 बटा में 2 गुने 1। तो और x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस 3 बटा में 2। तो इसलिए एक को मान लेंगे हम क्या अल्फा, तो अल्फा बराबर माइनस 7 प्लस 3 बटा में 2 यानी कि माइनस 4 बटा में 2, कट के कितना आ जाएगा माइनस 2। और बीटा बराबर माइनस 7 माइनस 3 बटा में 2 माइनस 10 बटा में 2, कट के कितना आ जाएगा माइनस का 5। तो एक आ जाएगा माइनस 2, एक आ जाएगा माइनस 5। तो यही आपका दो आंसर होगा। कौन कौन सा, एक हो जाएगा आपके पास माइनस 2 और एक हो जाएगा आपके पास माइनस 5, यही दो आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो सीखिए इसको लिखना। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। देखिए दिए गए समीकरण को द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, इसको किससे तुलना करेंगे हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। अगर तुलना करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा p, b बराबर आ जाएगा माइनस 5 और c बराबर आ जाएगा 3। a बराबर p, b बराबर माइनस 5 और c बराबर 3। चूंकि समीकरण के मूल बराबर है, समीकरण मूल क्या है बराबर है, तो जब बराबर है तो इसलिए d किसके बराबर आता है 0 के, d किसके बराबर 0 के। और d का फॉर्मूला आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी किसके बराबर 0 के। b कितना है, b है मेरे पास माइनस 5 माइनस 4, a कितना है p और c कितना है 3 बराबर 0। तो ये हो गया 25 माइनस 12p, ठीक है, बराबर 0। और 12p को उधर भेज दें तो 12p बराबर हो जाएगा 25 और p बराबर हो जाएगा आपके पास 25 बटा में 12। कितना हो जाएगा 25 बटा में 12। द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति बताएं। अच्छा, विवेचक ज्ञात करें मतलब क्या है, इसका d निकालना है। क्या निकालना है, इसका d निकालना है, ठीक है। फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, दिए गए समीकरण को द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर
तुलना करने पर। किससे तुलना करना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तुलना करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा 4, बी का वैल्यू आ जाएगा 4 और सी का वैल्यू आ जाएगा 1। इसलिए विवेचक डी बराबर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का वैल्यू 4 गुने 1, तो 4 के 16 माइनस यहाँ भी 4 के 16, कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। चूंकि d बराबर है 0 के, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 का 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है, पहले समांतर श्रेणी को हम मान लेते हैं। क्या करेंगे? माना कि कैपिटल ए से मान लेंगे 9, 13, 17, 21। ठीक है, इसलिए प्रथम पद यानी कि ए कितना हो जाएगा? 9। डी कितना हो जाएगा? तो a2 माइनस a1 बराबर 13 माइनस 9 यानी कि 4। ठीक है, चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी, इसलिए a20 बराबर a20 बराबर ए की जगह कितना जगह 9 प्लस एन की जगह 20 माइनस 1 और डी की जगह 4। 9 प्लस 20 माइनस 1 19 गुने 4, 19 चौक 76, 76 और 9 85। कितना आ जाएगा? 85। तो 20वां पद कितना आ जाएगा आपके पास? 85 आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 और 9वां पद 7 है, तो इसका 16वां पद ज्ञात करें। माना कि समांतर श्रेणी ए के प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है। ठीक है, तो प्रश्न से केस वन बोलता है 5वां पद जो है वो आपका 11 है। a5 बराबर 11 और a5 का मतलब हो गया a प्लस 4d बराबर 11। a प्लस 4d बराबर 11 और इसको हम समीकरण 1 मान लिए। केस 2 क्या बोल रहा है? केस 2 बोल रहा है कि 9वां पद 7 है। क्या है? a9 जो है वो 7 है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे a प्लस 8d बराबर 7, ये समीकरण 2। तो वो 16वां पद निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? पहले दोनों समीकरण सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 मेरे पास कितना है? a प्लस 8d बराबर 7 और समीकरण 1 जो है a प्लस 4d बराबर 11। घटाएंगे हम तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। 8 में से 4 घटेगा तो 4d बराबर -4 और फिर यहाँ से हम d निकाल लेंगे तो d बराबर हो जाएगा -4/4, कट के कितना आ जाएगा? 1। कट के कितना आ जाएगा? 1। d कितना आ गया? 1। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर जब रखेंगे समीकरण 1 में d का मान, समीकरण 1 मेरे पास है कितना? a प्लस 4d बराबर 11। ठीक है, d का वैल्यू जाएगा -1 आ जाएगा, तो a प्लस
4 गुने -1 बराबर 11 और a -4 बराबर 11 और a बराबर 11 + 4 बराबर 15। कितना गया? 15। और अब क्या निकालना है? a 16 क्या निकालना है? 16वां पद, यानी कि a 16 बराबर a + 15d। a का वैल्यू कितना है? 15 और प्लस 15 गुने d का वैल्यू कितना है? -1। तो ये हो गया 15 प्लस और माइनस मिलके माइनस का 15, यानी कि 0। तो 16वां पद कितना आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट, योगफल निकाले 2, 6, 10, 11 पदों का। ठीक है, तो माना कि a बराबर 2, 6, 10, डॉट डॉट। ठीक है, इसलिए a बराबर 2 और d बराबर हो जाएगा a2 - a1, यानी कि 6 - 2 बराबर 4। ठीक है, चूंकि Sn बराबर n/2 गुने 2a प्लस n-1 गुना में d, तो इसलिए S11 क्या निकालना होगा? 11 पदों का योग। x11 बराबर 11/2, 2 गुने a की जगह 2 प्लस n की जगह 11 - 1 और d की जगह 4। ये हो गया 11/2 गुने 4 प्लस 10, 11 से गया 10 गुने 4। तो ये मेरे पास हो गया 11/2 गुने 4 प्लस 40, यानी कि 44। 11/2 गुने 44, 44 जो 2 से कट जाएगा 22 बार में। ठीक है, गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, 11 दूनी 22 और 2 24। ठीक है, तो 11 को 22 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा आपका? 242। और यही जो है आपका वो आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, क्या करना है? प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है। तो इसमें प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 से स्टार्ट होने संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो संख्या जो हमारा स्टार्ट हो जाएगा 1, 2, 3 कहाँ तक जाएगा? 100 तक। इसको हम एपी मान लें। माना कि समांतर श्रेणी ए बराबर इतना, तो इसलिए ए बराबर 1, डी बराबर a2 - a1, 2 - 1 बराबर 1 और n बराबर 100 हो जाता है 100। चूंकि Sn बराबर n/2 गुने 2a प्लस n-1 गुना में d। ठीक है, तो इसलिए S100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 100/2 गुना 2 गुने 1 प्लस 100 - 1 गुना में 1। तो 2 से कट जाएगा कितनी बार में? 50 बार में। 2 से कितनी बार में कट जाएगा? 50 बार में। तो ये हो जाएगा आपके पास 50 गुना 2 प्लस 99 गुना 1, तब 50 गुना 2 प्लस 99। तो ये हो जाएगा आपके पास 50 गुना 101। तो 50 को 101 से गुना करेंगे हम तो 500, 5 पे 1 0, यानी कि 5050 जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको एपी पढ़ना है, इसलिए मैंने एपी के फॉर्मूला से बनाया। अगर शॉर्ट बनाना होता तो लगातार संख्या का योग जो होता है वो होता है n गुने n+1/2।
n हो गया 100 गुने 100 प्लस 1 101 बटा में 2 से कट जाएगा 50 बार में, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 5050। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बना सकते हैं, वरना अगर सब्जेक्टिव आया है ना ये 2 नंबर में, तो हमको इस तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो तो सिद्ध करें कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ABC क्या है आपका समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दिया हुआ है कि AC और BC बराबर है। तो ये त्रिभुज आपका क्या है वो समद्विबाहु है, और इसमें दिया हुआ है जो है AC है आपका वो AC जो है ये आपका वो BC के बराबर है, और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। सिद्ध क्या करना है ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, प्रश्न से क्या दिया हुआ है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अच्छा, और AB स्क्वायर 2 को AC स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AC स्क्वायर AC स्क्वायर जो है तो क्या हो जाएगा 2AC स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अच्छा, AC जो है वो BC के बराबर है। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है AC जो BC के बराबर है, तो ये जो AC स्क्वायर है किसके बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर के बराबर, चूंकि AC बराबर है BC के। अच्छा, ये देखिए हम तो AB जो है सबसे लंबी भुजा है ना, यहाँ पे सबसे लंबी भुजा। बाकी जो दो भुजा है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इसके जोड़ के बराबर है। ठीक है, तो जब ये जोड़ के बराबर, तब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया पाइथागोरस का। कौन सा फॉर्मूला हो गया पाइथागोरस का। पाइथागोरस कब लगता है जब ये आधार और लंब को मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण मतलब कितना बनना चाहिए 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं इसलिए कोण C बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। ठीक है, जब कोण C 90 आ गया तो लिख सकते हैं हम और त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, और त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये आपका सिद्ध हो गया। क्या हो गया आपका ये सिद्ध हो गया। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, क्या इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है समबाहु त्रिभुज का परिमिति का। ठीक है था। अच्छा, ये आपका जो है वो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है बराबर होता है, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो ज्योमेट्री बनाते हैं, लेकिन इसका जो था नहीं, देख लीजिए प्रश्न से समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। समबाहु परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है 3 गुना में भुजा। तो 3 गुना भुजा कितना हो गया मेरे पास 30 सेंटीमीटर। यहाँ से हम भुजा निकालेंगे तो भुजा आ जाएगा मेरे पास कितना 30 बटा में 3, और ये कट जाएगा 10 बार में, तो भुजा कितना आ गया 10 आ गया। जब भुजा मेरे पास 10 आ गया तो हम क्या निकालना है क्षेत्रफल। इसलिए क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर, यानी कि √3/4 गुना में 10 का स्क्वायर, तो √3/4 गुना में 100, और 4 से 100 कट जाएगा आपका 25 बार में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा
25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है, दो स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं। यदि APO बराबर 30 डिग्री तो कोण AOB का मान ज्ञात करें। ये आपका फिगर है, जहां पे P जो है आपका वो एक बाह्य बिंदु है जहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो चूंकि पेन बदल लिया जाए, चूंकि PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए कोण BPO, ठीक है, बराबर हो जाएगा कोण APO के, और कोण BPO जो है वो बराबर हो जाएगा APO कितना है 30 डिग्री। ये आपका है APO कितना के बराबर है 30 डिग्री के बराबर, और ये है BPO, ये भी कितना आ गया 30 डिग्री के बराबर। ठीक है। पुनः चूंकि चतुर्भुज AOBP, ठीक है, या इसको नहीं, इसको इस तरह से बना ले जाए। देखिए कैसे, दूसरा थ्योरम लगाते हैं। जब ये मेरे पास स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा का जो कोण बनता है और कोण AOB, ठीक है, अब प्लस कोण APB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, चूंकि AP और BP स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है? AP और BP स्पर्श रेखाएं हैं, और AOB कोण AOB प्लस, अच्छा APB जो है, APB यानी कि ये बड़ा वाला कोण, ठीक है, बड़ा वाला कोण जो है APB, हम इसको लिख सकते हैं APO, ऐसे APO हो जाएगा ना, APO यानी कि ये 30 डिग्री वाला, और BPO, क्या BPO, इन दोनों का जोड़ जो है वो APB के बराबर हो जाएगा, यानी कोण APO प्लस कोण BPO बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण AOB, अच्छा APO कितना है 30 डिग्री, BPO कितना है 30 डिग्री, बराबर 180 डिग्री, और कोण AOB प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो गया। अब यहां से अगर कोण AOB हमको निकालना हो तो 60 को उधर भेज देंगे, 180 माइनस 60, और ये आ जाएगा आपके पास 120 डिग्री, यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त की परिधि बराबर कितना है 88। अच्छा, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r बराबर 88, और 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 88। यहाँ से हम r निकाल लेते, ये हो जाएगा 88, 7 भागा में इधर जाएगा तो गुना में, और 2 गुने 22, 2 गुना में है और 22 भी गुना में जाए तो भागा में, तो 22 दूनी के 44 से 88 कट जाएगा 2 बार में, और 7 दूनी हो जाएगा आपके पास 14। आर कितना आ गया 14। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश मतलब क्या होता है
तो चतुर्थांश मतलब होता है जैसे ये वृत्त है तो वृत्त का चौथा भाग, यानी ये जो भाग आपका है ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, उसको 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 22 पाई आर स्क्वायर बटा में 4। पाई का वैल्यू हो जाएगा 22 बटा में 7, आर की जगह 14 गुने 14 और बटा में 4। तो कटेगा कैसे वो देख लेते हैं। 7 दूनी के 14, 2 दूनी के 4 और 2 से 11, यानी कि आंसर कितना आएगा, 11 गुना में 14, तो 4, 5 और 1 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वही आपका आंसर है। ठीक है, कितना आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर आता है। नेक्स्ट, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका है पहला वृत्त, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, सॉरी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 8। ये है आपका दूसरा वृत्त जिसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 6। और इन दोनों को मिला करके, इन दोनों के क्षेत्रफल को मिला करके एक हम तीसरा वृत्त बनाए हैं। ये तीसरा वृत्त बनाए हैं, ठीक है, तो इसका हम त्रिज्या मानते कितना है r, और इसका क्षेत्रफल जो है आय त्रिज्या वाले का क्षेत्रफल जो है 8 और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। इन दोनों का क्षेत्रफल मिलाकर हम तीसरा बनाए हैं जिसका त्रिज्या कितना है r है, तो बराबर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुने 8 का स्क्वायर, और 6 वाले का पाई गुने 6 का स्क्वायर, और आर वाले का पाई गुने आर का होल स्क्वायर। यहाँ से हम पाई कॉमन निकाल ले तो यहाँ बचेगा क्या, 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से पाई जो आपका है वो कैंसिल हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 बराबर आर स्क्वायर, और 64 36 होता है 100 बराबर आर स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, यानी r बराबर रूट अंडर 100, और 100 का रूट जो होता है वो होता है 10, यानी कि r जो है उसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यू है और उसका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई निकालें। ये आपका शंकु है, इसका जो ऊंचाई दिया हुआ है वो दिया हुआ है, ये जो ऊंचाई है आपका, ठीक है, ये दिया हुआ है आपके पास 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई की ये एल निकालना है। ये आपके पास आर है और ये आपके पास एच है। तो शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है
100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न से आयतन बराबर 100 पाई। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 100 पाई, और 1/3 पाई आर नहीं दिया हुआ है, तो आर स्क्वायर एच कितना दिया हुआ है? 12 बराबर 100 पाई। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको 3 से कट जाएगा 12 4 बार में, तो ये कितना आ गया आपके पास? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 100 पाई। यहां से अगर हम आर स्क्वायर निकालना चाहें तो 100 पाई और 4 पाई जो था वो बटा में चला जाएगा। 4 पाई कहाँ चला जाएगा? बटा में। पाई से पाई कैंसिल, और 4 से ये 100 25 बार में कितना आ गया? 25। 25 आ गया, तो यहाँ से हम आर निकालेंगे तो स्क्वायर जो है रूट में चला जाएगा, तो रूट अंडर 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। आर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। चूंकि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एल स्क्वायर बराबर आर कितना आ गया आपके पास? 5 का स्क्वायर, और एच कितना है? 12 का स्क्वायर। ठीक है, और एल बराबर 25 प्लस 144, और एल स्क्वायर बराबर 169, और एल बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में 169, और 169 का रूट जो होता है वो होता है 13 सेंटीमीटर। तो एल का वैल्यू कितना जाएगा? 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ए का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदुओं P -1,4 और Q 1,3 के बीच की दूरी 1 हो। ठीक है, ये हम फिगर बना लेते हैं जहाँ पे बिंदु P है जो है -1,4, ठीक है, और ये Q है, ये है 1,3। ठीक है, माना कि P -1,4 बराबर x1, y1। ठीक है, और Q 1,3 बराबर x2, y2 से मान लेंगे। प्रश्न से क्या बोला है? प्रश्न से बोला है कि PQ का दूरी जो है वो कितना है? 1 है। PQ बराबर 1। अच्छा, दूरी सूत्र से, ठीक है, PQ का दूरी निकालते हैं तो दूरी कितना हो जाएगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर में 1। x1 है कितना मेरे पास? यहाँ पे तुलना करें यहाँ से, तो x1 का वैल्यू हो जाएगा -1, और y1 का वैल्यू हो जाएगा 4, x2 का वैल्यू हो जाएगा a, और y2 का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, तो x1 का वैल्यू कितना है मेरे पास? -1, और x2 का a, तो -1 और -a का होल स्क्वायर प्लस y1 का 4 और y2 का 3 होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस -1 और -a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 4 - 3 का स्क्वायर तो 1 का होल स्क्वायर, और जो ये 1 था इधर, ठीक है, वो एक रूट उधर चला जाएगा तो वो भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, 1 का स्क्वायर RHS में भी है और 1 का स्क्वायर LHS में भी, दोनों कट जाएगा? कट जाना चाहिए, कट गया। बचा क्या LHS में मेरे पास? -1 -a का होल स्क्वायर बराबर 0। अच्छा, स्क्वायर 0 के उस साइड जाएगा तो -1 -a का होल 0 का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0, और 1 को एक उधर भेज दे तो a बराबर कितना हो जाएगा? -1। यही आपका आंसर होगा।
कितना हो जाएगा -1, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। ठीक है, तो एक रेखा बनाएंगे जो कि कुछ है नहीं नाम, तो इसको नाम मान लेते हैं। इसका नाम हो जाएगा A जो है 4, -3, और ये हो जाएगा B 8, 5, एक हो जाएगा C, ठीक है, जिसका मान लेते हैं X, Y। माना कि बिंदु C रेखा AB को, ठीक है, 3:1 में विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए A 4, -3 बराबर x1, y1 और B 8, 5 बराबर x2, y2 और 3:1 बराबर m/n माना, m/n माना। ठीक है, ये आपका मानने वाला काम हो गया। अब आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, इसलिए C के निर्देशांक क्या हो जाएगा, C के निर्देशांक कितना होता है, mx2 प्लस mx1 बटा में m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। x1 जो है वो हो गया 4 और y1 जो हो गया -3, x2 हो गया 8 और y2 हो गया 5, m हो गया 3 और n हो गया 1। क्लियर है, तो m की जगह कितना हो जाएगा मेरे पास, यह देखो 3:1 है, तो m की जगह कितना 3, ठीक है, x2 की जगह 8 प्लस n की जगह 1 और x1 की जगह 4 बटा में 3 प्लस 1। ठीक है, m की जगह 3, y2 की जगह 5, y2 कितना है 5 है, प्लस n की जगह 1 और y1 की जगह -3 बटा में 3 प्लस 1। तो ये हो गया 8 के 24 प्लस 4 बटा में 4, ये हो गया 15 -3 बटा में 4, 24 और 4 28 बटा में 4 कॉमा 12 बटा में 4, 4 से ये कट जाएगा 28 7 बार में, और 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, तो कितना आंसर आ जाएगा 7,3, यानी कि C के निर्देशांक जो है वो हो जाएगा आपका 7,3। कितना हो जाएगा 7,3। नेक्स्ट, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालें जिनके शीर्ष बिंदुओं के नियमांक 2,3, 4,5 और 6,2 है। ठीक है, तो ये आपका त्रिभुज है। A का निर्देशांक है 2,3, ठीक है, B का है 4,5 और C का है 6,2। ठीक है, तो पहले तो मान लेते हैं, माना कि A 2,3 बराबर x1, y1, B 4,5 बराबर x2, y2 और C 6,2 बराबर x3, y3।
ठीक है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने x1, मॉड भी होता है, ठीक है, तो मॉड लेते चलेंगे हम लोग, x1 गुने y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, बंद, मॉड भी बंद। 1/2, x1 कितना है मेरे पास, x1 का वैल्यू है 2, y2 कितना है 5 और y3 भी है 2, प्लस x2 कितना है 4, y3 कितना है 2 माइनस 3 और x3 कितना है 6, y1 कितना है 3 माइनस 5। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप लोग देखते रहिएगा। ये हो गया आपके पास 1/2 गुने 2 गुना 3 प्लस 4 गुने -1 और प्लस 6 गुने -2, 1/2, 3 दूनी 6 -4 -12, 12 4 16 में से 6 गया 10, 1/2 गुने 10 और 10 ये कट गया 5 से, तेरा गया कितना 5 वर्ग इकाई, कितना आ गया पास 5 वर्ग इकाई, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दिखाए कि सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 माइनस साइन ए बराबर कॉस ए हो जाएगा। क्या दिखाना है, सेक ए प्लस टेन ए गुना 1 माइनस साइन ए बराबर कॉस ए। तो एलएचएस से स्टार्ट कर लेते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं, एलएचएस से। एलएचएस मेरे पास है कितना, सेक ए प्लस टेन ए गुने 1 माइनस साइन ए। सेक ए को लिख सकते हैं 1 कॉस ए और प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटा में कॉस ए। ठीक है, और इधर 1 माइनस साइन ए को छोड़ दिए। कॉस ए अब लघुत्तम ले लेंगे, ऊपर बचेगा मेरे पास 1 प्लस साइन ए, ये बचेगा 1 माइनस साइन ए, ऊपर से गुना हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए गुने 1 माइनस साइन ए बटा में कॉस ए। अच्छा, 1 को ए मान लें और साइन ए को बी मान लें, तो a प्लस बी गुने a माइनस बी किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a की जगह है मेरे पास 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर बटा में कॉस ए, हो जाएगा, हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर अगर है मेरे पास, तो 1 का स्क्वायर हो जाता है 1 और साइन ए का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए और बटा में कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस ए। कॉस ए नीचे में है, ऊपर में कॉस स्क्वायर ए है, तो ए को कॉस कट जाएगा, तो बचेगा कितना कॉस ए, तो कितना बच गया कॉस ए, और यही लेके आना था हमको, तो बराबर में RHS, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, बराबर में RHS और ये आपका सिद्ध हो गया। नेक्स्ट, 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बटा में टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का मान कितना होगा। चलिए देखिए, 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 वैल्यू कितना होता है √3 बटा में 2 का होल स्क्वायर,
कि कितना हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर बटा में tan 60 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी tan 30 का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 4 √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/2। ठीक है, और ये 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, था 4। इसका उत्तर लेंगे 4 का और 2 का तो कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ बच गया 3 माइनस 2 अब बटा में 1/3। तो ये होगा 4 गुना में 1/4 बटा में 1/3। 4 से 4 खत्म हो गया और 3 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3। कितना आंसर आ जाएगा 3 आपका आंसर होगा। ठीक है था। नेक्स्ट, त्रिभुज PQR में कोण Q 90 डिग्री है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण QPR और कोण PRQ का मान ज्ञात करें। तो ये आपका त्रिभुज है PQR, Q 90 है और PR मेरे पास है कितना 3 सेंटीमीटर। PR कितना है 3 सेंटीमीटर, सॉरी PQ है 3 सेंटीमीटर और PR जो है वो आपके पास है 6 सेंटीमीटर। PR कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या निकालना है QPR ये वाला ठीक है, जिसको मान लो अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, और PRQ जिसको बीटा मान लेते हैं। यानी क्या क्या निकालना है अल्फा निकालना है और बीटा निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा। अच्छा, अगर हम बात करें त्रिभुज PQR में, ठीक है, अगर हम बीटा निकालना चाहते हैं तो लंब बटा में कर्ण हो जाएगा ना, ये लंब बटा में कर्ण। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण किसका होता है साइन थीटा का। तो साइन कोण PRQ बराबर PQ बटा में PR और साइन कोण PRQ बराबर 3/6 और साइन कोण PRQ बराबर 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, तो ये आ गया 1/2 और साइन कोण PRQ साइन के टर्म में 1/2 किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री। तो यहां से निकाल लेंगे कोण PRQ बराबर 30 डिग्री। PRQ कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, एक सेकेंड, PRQ जो था वो आपके पास आ गया 30 डिग्री। अब देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज PQR में और कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। ठीक है, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो P जो है उसका वैल्यू नहीं पता है, तो कोण P प्लस कोण Q का वैल्यू है 90 डिग्री और कोण R हम यहाँ निकाल चुके हैं 30 डिग्री। यहाँ पे PRQ का मतलब क्या है कोण R, और कोण R कितना निकाल चुके हैं 30 डिग्री प्लस 30 बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। कोण P प्लस 90 और 30 कितना हो गया 120 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री और कोण P बराबर 180 माइनस 120 यानी कि कोण P बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। अच्छा, कोण P को हम लिख सकते हैं कोण QPR, वो कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री। ठीक है,
तो एक आपके पास आंसर आ गया 30 डिग्री और एक आपके पास आंसर आ गया 60 डिग्री। यही दो जो है आपका वो आंसर होगा। क्लियर आता है? नेक्स्ट, साइन ए बराबर 5/7 हो तो कॉसेक ए प्लस सेक ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे, अगर ये मेरे पास त्रिभुज ए बी सी है तो हम इसको ए यहां मान लेते हैं, बी यहां मान लेते हैं और सी यहां मान लेते हैं। तो ये आपके पास बी सी 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कैसे हम यहाँ पे दिखा देते हैं, साइन ए बराबर कितना आ गया 5/7 और साइन ए जो है फॉर्मूला किसका होता है, लंब बटा में कर्ण का। तो बी सी बटा में ए बी बराबर हो गया 5/7 और बी सी बराबर 5 के और नहीं, इसलिए बी सी बराबर 5 के और ए बी बराबर 7 के। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है मेरे पास ए बी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है बी सी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर नहीं ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक है, इसके बाद ए बी कितना है मेरे पास 7 के, तो 7 के का होल स्क्वायर बराबर बी सी कितना है 5 यानी 5 के का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस ए सी कितना है तो निकालना है ए सी स्क्वायर। 7 के का मतलब हो गया 49 के स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास कितना 49 के स्क्वायर माइनस का 25 के स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर 49 में से 25 घटेगा तो 24 का के स्क्वायर और ए सी बराबर रूट अंडर 24 के स्क्वायर। 24 का हम रूट निकालेंगे तो 4 छक 24 यानी 2√6 के, कितना आ गया 2√6 के। अब वैल्यू किसका निकालना है, कॉसेक ए प्लस सेक ए का। ठीक है, प्रश्न से कॉसेक ए प्लस सेक ए बराबर, कॉसेक ए का मतलब क्या हो जाएगा साइन ए का उल्टा। ठीक है, तो कॉसेक ए हो जाएगा मेरे पास कितना 7/5 और सेक ए कॉस जो होता है आपका आधार बटा में कर्ण होता है, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटा में आधार यानी कि ए बी बटा में ए सी बराबर 7/5 प्लस ए बी जो है आपके पास वो है कितना 7 के और ए सी जो है वो आपका कितना है 2√6 के। ए सी कितना है आपके पास 2√6 के, कैंसिल हो जाएगा यानी कि 7/5 प्लस 7/2√6। ठीक है, रूट से गुना करेंगे तो √6 गुने √6 7/5 प्लस 7√6/12। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको वेरीफाई करके आपको बता दूंगा, या आप लोग इसका सॉल्यूशन जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के इसका सॉल्यूशन आप लोग दीजिएगा। ठीक है ना? ठीक, नेक्स्ट, दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो ठीक दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो ठीक दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी।
अच्छा, 2 शीश जब हम किए हैं, 2 सिक्का उछाले हैं, ठीक है, तो कुल अनुप्रयोग कितना हो जाएगा? कुल अनुप्रयोग बराबर 2 सिक्का उछाला तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और ये टेल टेल, इतना आएगा। तो यहां से हम निकाल लेंगे कुल अनुप्रयोग की संख्या। कुल अनुप्रयोग की संख्या कितना हो गया? 4। ठीक है, कुल अनुप्रयोग की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। अभिप्रयोग की संख्या, या ऐसे लिख ले लेते हैं हम, हाँ, अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोग की संख्या बराबर ठीक 2 शीश आने की संख्या, ठीक 2 शीश आने की संख्या। और ये ठीक 2 शीश आने की संख्या कितना है मेरे पास? एक ही है, हेड और हेड, बराबर हेड और हेड। ये संख्या कितना हो गया? 1। तो क्या निकालना है हमको? प्रायिकता। प्रायिकता किसका? ठीक 2 शीश आने की, ठीक 2 शीश आने की, बराबर अभिप्रयोगों की संख्या बटा में कुल अनुप्रयोग की संख्या। कुल अनुप्रयोग की संख्या, अभिप्रयोग की संख्या 1 है और अनुप्रयोग की संख्या 4 है, तो 1/4 जो आपका वो आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित बंटन का माध्य निकालिए। अच्छा, माध्य का फॉर्मूला क्या था? पहले ये पता होना चाहिए। माध्य क्या होता है? चौरमान। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? चौरमान गुने बारंबारता का योग। चौरमान गुने बारंबारता का योग बटा में बारंबारता का योग। ठीक है, तो चौरमान आपके पास है, बारंबारता भी है, इसका कोई कॉलम बनाना पड़ेगा जिससे हम 4 मान गुने बारंबारता निकाल सके। तो एक कॉलम बना दिए 4 मान गुने बारंबारता का। तो गुना करते हैं पहले, 2 गुने 3 6, 4 गुने 2 8, 6 गुने 3 18, 10 गुने 1 10, 12 गुने 2 24, 18 गुने 3 54। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं। 4 4 8 8, 16 6, कितना हो गया? 16 6 22, 22 और 8 30 के 0 हासिल 3, 3 और 5 8, 2 10, 1 11 और 1 12, कितना आ गया? 120। फिर से जोड़ लेते हैं। 54 और 6 60। ठीक है, जैसे 4 4 8 8, 16 16 8 24 और 36 के 0 हासिल 3, 3 1 4 1 5 2 7 5 12। ठीक है, बारंबारता कितना हो गया? 3 और 2 5, 3 8 1 9, 9 2 11 3 14, कितना हो गया? ये 14। तो 4 मान गुने बारंबारता आ गया आपके पास 120, और ये आ गया आपके पास 14। तो ये कटेगा 2 से 60 बार में, और 2 से कटेगा ये 7 बार में, यानी 60 बटा में 7। 8 7 56, 4 0, 7 5 35, 5 0 7 7 49, यानी कि 8.57 जो है वो आपका आंसर होगा।